हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद तान्या। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन जो कि आपके एकेटिव एग्जाम में पूछा गया है 2024-25 में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था देख लेते हैं। देखो, पहला पूछा गया था कि रजिस्टर्स मतलब कि स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो पूरा हम देखेंगे रजिस्टर्स क्या हैं। डेटा ट्रांसफ़र, कि डेटा को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है रजिस्टर्स के बीच में। मल्टीपल रजिस्टर्स हैं, जैसे दो रजिस्टर्स हैं तो दो रजिस्टर्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा। ठीक है, बस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा रजिस्टर्स के बीच में। और मेमोरी यूनिट्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रीड एंड राइट ऑपरेशन। यानी कि अगर सीपीयू को मेमोरी लोकेशंस पे से मेमोरी में से कुछ रीड करना है तो वो कैसे करेगा, और अगर कुछ राइट करवाना है, कुछ अपडेट करवाना है मेमोरी के अंदर तो सीपीयू कैसे कराएगा। तो वो हम पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को। देखो, देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि हमारा रजिस्टर्स क्या है। अ रजिस्टर इज़ अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द सीपीयू। इट इज़ यूज्ड टू टेम्पररली स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसेस एंड रिजल्ट्स व्हाइल द सीपीयू इज़ परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन। देखो, आप ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर जो है सीपीयू के अंदर एक छोटी सी, यानी कि छोटी सी क्या है, स्टोरेज लोकेशन है। स्टोरेज लोकेशन से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या स्टोर किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है रजिस्टर्स के अंदर, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है, एड्रेसेस को स्टोर किया जाता है, और जो आपके रिजल्ट्स होंगे उन्हें स्टोर किया जाता है एक रजिस्टर के अंदर। ठीक है, अच्छा, एक बात की जो रजिस्टर है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्मॉल होता है और वेरी फास्ट स्टोरेज लोकेशन होती है। देखो, हम रजिस्टर्स का यूज़ क्यों करते हैं। रजिस्टर्स का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि सीपीयू जो है डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शंस को रजिस्टर्स के थ्रू ईज़िली एक्सेस कर पाए, यानी कि स्पीड। देखो, समझते हैं कि रजिस्टर क्या है। और रजिस्टर इज़ अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द सीपीयू। यानी कि जो रजिस्टर है वो सबसे पहली बात कि एक स्मॉल और फास्ट स्टोरेज लोकेशन है। स्टोरेज लोकेशन का मतलब है कि सीपीयू, देखिए, रजिस्टर समझते हैं कि रजिस्टर क्या है। अ रजिस्टर इज़ अ स्मॉल एंड वेरी फास्ट स्टोरेज लोकेशन इनसाइड द सीपीयू। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है, एक स्टोरेज लोकेशन है सीपीयू के अंदर। स्टोरेज लोकेशन इनसाइड सीपीयू। ये यूज़ क्यों किया जाता है, इसलिए यूज़ किया जाता है टू टेम्पररली स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसेस एंड रिजल्ट्स व्हाइल द सीपीयू इज़ परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन। यानी कि अगर सीपीयू कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, मान लो एडिशन परफॉर्म कर रहा है सीपीयू, या फिर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसे कुछ ना कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो इंस्ट्रक्शंस या फिर वो डेटा जो है उसे इमीडिएटली चाहिए, मतलब कि जल्दी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है रजिस्टर्स का। आपने यहाँ पे देखा होगा रजिस्टर जो है वेरी फास्ट, यानी कि जो भी डेटा सीपीयू को चाहिए वो इमीडिएटली प्रोवाइड करा देता है आपका रजिस्टर। अगर रजिस्टर ना हो तो सीपीयू को डायरेक्टली किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, किससे डेटा मांगना पड़ेगा, आपकी मेन मेमोरी से। ठीक है, मेन मेमोरी से, जिसमें लगेगा टाइम, इसलिए आपके पास होते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या है, एक स्मॉल एंड वेरी फास्ट स्टोरेज लोकेशन होती है आपके सीपीयू के अंदर। अच्छा, एक बात कि ये डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शंस, एड्रेसेस और रिजल्ट्स को टेम्पररली स्टोर करता है, परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सीपीयू इज़ डूइंग एन एडिशन। यानी कि मान लो सीपीयू क्या परफॉर्म कर रहा है, एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। इट में कीप द नंबर्स और द इंटरमीडिएट रिजल्ट इन रजिस्टर इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली एक्सेसिंग इन मेमोरी। क्या कहा रहा है इस एग्जाम्पल में, देखो, सपोज सीपीयू को ऐड करने हैं a प्लस बी। ठीक है, तो ए क्या होगा आपके पास, हम लेके चल रहे हैं 10, बी आपके पास हो गया 20। ठीक है, हम इसका जो रिज़ल्ट है, यानी कि एक मिनट पेन चेंज करते हैं। देखिए, ए जो है आपका 10 है, बी आपका 20 है, और आप चाह रहे हो कि ए और बी का एडिशन जो है वो आप सी में स्टोर करवाओ। तो भैया जो ये ए है यानी कि और ये बी है, ये कहाँ पे स्टोर होंगे, कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे ही। तो इन्हें हम स्टोर करवाते हैं अपने रजिस्टर्स के अंदर। ठीक है, ताकि जो सीपीयू डायरेक्टली इन्हें एक्सेस कर पाए। ठीक है, अब देखो, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी।
A+B करके क्या आएगा 10 + 20 दैट इज़ 30। तो ये फाइनल रिजल्ट है 30। ये भी कहाँ स्टोर होता है, आपके रजिस्टर्स में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये आपको रजिस्टर समझ में आ गया होगा कि रजिस्टर का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे जो मेनली 2 टाइप्स हैं, यानी कि 2 कैटेगरीज आप कह सकते हो रजिस्टर्स की होती हैं। पहली कैटेगरी होती है आपकी जनरल पर्पस रजिस्टर। देखो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स इन अ प्रोसेसर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स। 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, GPRs भी जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा होता है आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर। दूसरा होता है आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं कि भाई जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं। देखिए, दीज रजिस्टर्स आर यूज फॉर जनरल डेटा एंड ऑपरेंड स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। यानी कि अगर आपको कोई जनरल डेटा है या फिर ऑपरेंड स्टोर करवाने। अब ऑपरेंड क्या होते हैं, देखिए जो आपके जैसे कि A इज इक्वल्स टू 10, B इज इक्वल्स टू 10, B इज इक्वल्स टू 20, C इज इक्वल्स टू 30। तो 10, 20, 30 ये सब क्या हैं, आपके ऑपरेंड्स हैं। ये सब आपके क्या होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड्स आपको पता होगा कि जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं। जैसे 10, 20, 30 ये सब ऑपरेंड कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जनरल डेटा स्टोर करवाना है या ऑपरेंड स्टोर करवाने हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल R0, R1, R2, R3 ये कुछ नहीं, आपके रजिस्टर्स ही हैं। R0 मतलब रजिस्टर 0, R1 मतलब कि पहला रजिस्टर है, R2 मतलब कि सेकेंड रजिस्टर हो गया, R3 मतलब कि रजिस्टर नंबर 3। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी वॉन्ट टू ऐड 2 नंबर्स वी कैन स्टोर दैम इन रजिस्टर्स। देखिए, अगर आपको 2 नंबर को ऐड कराना है तो हम उन्हें कहाँ स्टोर करवा सकते हैं, रजिस्टर्स में स्टोर करवा सकते हैं। सपोज़ आप चाह रहे हो कि मैं ऐड करवाना चाहता हूँ 10 और 20 को, तो आपने क्या करा, इस 10 को स्टोर कर दिया R1 रजिस्टर में। ठीक है मैम, और 20 को आपने स्टोर कर दिया R2 रजिस्टर में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी R1 के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया। आपने रजिस्टर 1 के अंदर 10 स्टोर करा दिया और जो रजिस्टर 2 है उसके अंदर 20 स्टोर करा दिया। अब ALU क्या परफॉर्म करेगा, अच्छा ALU क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये मैंने आपको बताया भी था, जितने भी आपके जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सब कौन परफॉर्म करता है, ALU परफॉर्म करता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पहली वीडियो में समझाया था। ठीक है, अब देखिए ALU क्या परफॉर्म करेगा, इन दोनों का एडिशन यानी R1 + R2 किसके थ्रू परफॉर्म किया जाएगा, आपके ALU के थ्रू परफॉर्म किया जाएगा। तो R1 और R2 को ऐड करके क्या आएगा, 10 + 20 यानी कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा 30। तो ये काम कौन कर रहा है, आपका ALU। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है मैम, तो ये था आपका जनरल पर्पस रजिस्टर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जो जो होते हैं आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर। देखो इसके नाम में क्या आ रहा है, इसके नाम में आ रहा है स्पेशल। स्पेशल पर्पस रजिस्टर का मतलब है अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है, कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करवाना है, तो हम यूज़ करते हैं आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स का। देखिए, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस इन द प्रोसेसर, यानी कि अगर मान लो जो आपका प्रोसेसर है या आपका जो CPU है, अगर उसे कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कराना है तो वो किसके थ्रू किया जाता है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के थ्रू किया जाता है। देखिए, डिफरेंट काम होते हैं ना, जैसे ये काम जो है ये बंदा अच्छे से कर सकता है, वैसे ही आपके पास टाइप्स होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर के। यानी कि प्रोग्राम काउंटर जैसे कि इसका एक टाइप है, तो ये कुछ स्पेसिफिक टास्क करेगा, ये कुछ काम करेगा। वैसे ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम कुछ अलग होगा, वैसे ही मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम कुछ अलग होगा। यानी कि इन सब के काम, इन सब के टास्क जो हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, ये बंदा ही इस काम को अच्छे से कर सकता है, वैसे ही प्रोग्राम काउंटर है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को अच्छे से कर सकता है, वैसे ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो दूसरे टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। इसी बेसिस पे यहाँ पे टाइप्स दे गए हैं, हम इनको डिटेल में समझेंगे कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है। ठीक है, डिटेल में समझेंगे एक एक टाइप को। देखिए टाइप देख लेते हैं, ये किसके टाइप हैं, आपके स्पेशल पर्पस रजिस्टर के टाइप हैं। पहला होता है प्रोग्राम काउंटर, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो PC। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, शॉर्ट फॉर्म में IR। थर्ड होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR। फोर्थ है आपका MDR यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर। फिर है एक्यूमुलेटर, स्टैक पॉइंटर, फ्लैग या फिर स्टेटस रजिस्टर,
एंड इंडेक्स रजिस्टर और बेस रजिस्टर। प्लीज़ इन्हें ध्यान से समझना, वन बाय वन करके समझते हैं। देखो अब हम समझेंगे कि प्रोग्राम काउंटर क्या है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करके चलो अभी जो करंटली सीपीयू जो है किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहा है, वो 2 नंबर को ऐड कर रहा है सीपीयू, इस इंस्ट्रक्शन पे अभी वो वर्क कर रहा है। अब सेकंड इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू एग्जीक्यूट करने वाला है वो कौन सा है, ए मल्टीप्लिकेशन बी, कि मैं 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा। ठीक है, तो अब ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है ये किसी ना किसी एड्रेस पे स्टोर होगा, किसी ना किसी एड्रेस पे स्टोर होगा। इसका एड्रेस मान के चलते हैं कि वो 500 है। ठीक है, तो यही एड्रेस को कौन स्टोर करवाता है, आपका प्रोग्राम काउंटर स्टोर करवाता है। इसे एक बार डेफिनेशन से पढ़ते तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, द प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट द प्रोसेसर हैज़ टू फैच, या फिर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट भी लिख सकते हो, यानी कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका सीपीयू या फिर प्रोसेसर एग्जीक्यूट कराने वाला है उसका एड्रेस कौन स्टोर करवाता है, पीसी स्टोर करवाता है, यानी प्रोग्राम काउंटर स्टोर करवाता है। देखिए, इफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड एट मेमोरी एड्रेस 500, सपोज करके चलो अगर आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो किस मेमोरी एड्रेस पे 500 पे, तो पीसी आपका क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड द पीसी इज अपडेटेड टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। भाई आपने क्या करा, जैसे ये वाला अब जब सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अब ये पीसी क्या करेगा, जो थर्ड इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट कराने वाला होगा उसका एड्रेस स्टोर करवा लेगा। मान लो सीपीयू जो है थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाने वाला है वो है A-B, इसका एड्रेस मान के चलते हैं वो है 1000, तो पीसी के अंदर अब क्या आ जाएगा, पीसी के अंदर आ जाएगा 1000। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि पीसी क्या करता है। पीसी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा उसके एड्रेस को स्टोर करवाता है। ठीक है, ये देखो ये लिखा भी है, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट द प्रोसेसर हैज़ टू फैच या फिर एग्जीक्यूट। ठीक है, अब देखिए सेकंड पे मूव करते हैं, दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ बीन फैच्ड फ्रॉम द मेमोरी एंड इज़ बीइंग डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड। देखिए सीपीयू, मैंने भी एक एग्जांपल दिया था कि सीपीयू अभी करंट में किस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, हम मान के चल रहे हैं सीपीयू अभी इन 2 नंबर को ऐड कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका करंट, सीपीयू अभी 2 नंबर को ऐड कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया भाई, करंट इंस्ट्रक्शन हो गया, करंट इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इस करंट इंस्ट्रक्शन को आपका कौन स्टोर करवाता है, आईआर स्टोर करवाता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर करवाता है। देखिए लिखा हुआ है, एक मिनट, द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ बीन फेच्ड फ्रॉम मेमोरी एंड इज़ बीइंग डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन अभी फ़िलहाल में एग्जीक्यूट हो रहा है उसे कौन स्टोर करवाता है, आपका आईआर। जैसे करंट में अभी A+B एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसे कौन स्टोर करवाएगा, आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। एग्जाम्पल से समझते हैं, इफ़ द प्रोसेसर फैचेज ऐड R1 एंड R2, अगर इंस्ट्रक्शन आपका ये है, करंट इंस्ट्रक्शन है ऐड R1 R2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि R1 और R2 में जो वैल्यू है उन्हें ऐड कर दो। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है। द इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन द IR, तो ये आपका करंट इंस्ट्रक्शन है जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये किसके अंदर प्लेस किया जाएगा, IR के अंदर। इसे कौन स्टोर करेगा, आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर करेगा। इस टाइप क्या है आपका, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। की मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, सिंपल सा समझो कि अगर सीपीयू को किसी मेमोरी लोकेशन पर, मेमोरी लोकेशन से कुछ रीड ऑपरेशन कराना है या फिर कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। सपोज करके चलते हैं जो आपका सीपीयू है या फिर प्रोसेसर है उसे 1000 मेमोरी लोकेशन पे से, ये मेमोरी लोकेशन का मतलब है एड्रेस, 1000 मेमोरी लोकेशन पे से क्या करना है, रीड करना है, यानी कि जो भी इस लोकेशन पे वैल्यू पड़ी हुई है उसे रीड करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो मेमोरी लोकेशन है इसे कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा, इसे कोई ना कोई तो स्टोर करवाएगा, तो वो कौन स्टोर करवाता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर करवाता है, MAR। डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले से रफ कर लेते हैं यहाँ से। देखिए,
The MAR stores the address of the memory location that the processor wants to read from or write to, यानी कि जिस भी मेमोरी लोकेशन से CPU या फिर आपका प्रोसेसर रीड करना चाहता है या फिर राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कराना चाहता है, उस मेमोरी लोकेशन को कौन स्टोर करवाता है? आपका MAR स्टोर करवाता है। एक एग्जांपल से देखते हैं। इफ़ द प्रोसेसर वांट्स टू एक्सेस मेमोरी लोकेशन 1000, यानी कि सपोज करके चलो आपका CPU चाह रहा है कि मुझे इस 1000 मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, इस 1000 एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो मुझे रीड करनी है। ठीक है, वो मुझे रीड करनी है। तो इस 1000 एड्रेस को, इस 1000 मेमोरी लोकेशन को कौन स्टोर करवाता है? आपका MAR। इसीलिए इसके नाम में क्या आ रहा है? एड्रेस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये किसको स्टोर करवाता है? एड्रेस को स्टोर करवाता है। प्लीज़ ये बात ध्यान रखना, किसे स्टोर करवा रहा है? एड्रेस को। ठीक है, तो MAR आपका क्या हो जाएगा? 1000। सपोज CPU को किस लोकेशन पे से रीड करना है? मान लो से 5000 लोकेशन पे से रीड करना है, तो आपका जो MAR है वो हो जाएगा 5000। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस होता है। मेन क्या है? एड्रेस। ये किसे स्टोर करवाता है? एड्रेस को। ठीक है, अब देखिए फोर्थ है आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर। इसके नाम में क्या आ रहा है? डेटा। वहाँ पे क्या था? एड्रेस था मैम। यहाँ पे क्या है? डेटा है। समझते हैं इसे भी। द MDR स्टोर्स द डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड बिटवीन द CPU एंड मेमोरी। देखो, जो डेटा आपका ट्रांसफ़र हो रहा है CPU और मेमोरी के बीच में, यानी कि कुछ डेटा ऐसा होगा जो CPU से मेमोरी की तरफ जा रहा है, कुछ डेटा ऐसा होगा जो मेमोरी से CPU की तरफ आ रहा है। तो उस डेटा को, यहाँ पे एड्रेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है डेटा की। तो उस डेटा को कौन स्टोर करवाता है? आपका MDR, यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर। समझ जाओ ना, उसके नाम में ही डेटा आ रहा है। तो जो डेटा आपका CPU और मेमोरी के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ डेटा ऐसा हो सकता है जो CPU से मेमोरी की तरफ जा रहा है और कुछ डेटा ऐसा हो सकता है जो मेमोरी से CPU की तरफ आ रहा है, तो उस डेटा को स्टोर करवाता है आपका MDR। देखिए एग्जाम्पल, रीड इफ़ द मेमोरी लोकेशन 1000 कंटेन्स 50, द डेटा इज़ ट्रांसफर्ड टू MDR। देखो, अगर उस मेमोरी लोकेशन पे, एक मेमोरी लोकेशन है 1000, इस 1000 पे क्या पड़ा हुआ है? 50 वैल्यू पड़ी हुई है और इस CPU को क्या करना है? रीड करना है। CPU कह रहा है मैं इस 1000 मेमोरी लोकेशन पे से रीड करना चाहता हूँ। तो ये जो 50 वैल्यू है, इसे कौन स्टोर करेगा? आपका MDR। ठीक है, और जो ये 1000 एड्रेस है, इसे कौन स्टोर करेगा? आपका MAR। अब आपको डिफरेंस क्लियर होगा। MAR क्या स्टोर करता है? एड्रेस। और MDR क्या स्टोर करता है? वैल्यू को। ठीक है, MDR स्टोर करता है डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पे MDR आपका हो जाएगा 50। फॉर अ राइट ऑपरेशन द डेटा टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी इज़ फर्स्ट प्लेस्ड इन MDR। जब हम राइट ऑपरेशन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, MAR स्टोर करता है एड्रेस को और MDR स्टोर करता है एक्चुअल वैल्यू या फिर आपका डेटा। यहाँ पे आप एक्चुअल वैल्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो 1000 मेमोरी लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ था? 50 क्या है? आपका डेटा है ना, एक्चुअल वैल्यू है ना। तो इसे कौन स्टोर करता है? MDR। ठीक है, और इसे कौन स्टोर करेगा? आपका MAR। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा MAR एंड MDR। देखो नेक्स्ट आपका एक्यूमुलेटर है, ACB जिसे हम कह देते हैं। द एक्यूमुलेटर स्टोर्स एन ऑपरेंड एंड द इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसे प्लीज़ ध्यान से समझना, क्योंकि ये आगे भी आपका काम आएगा। ये जितने भी हैं ये आपके आगे काम आएंगे, स्पेशली ये आपका जो एक्यूमुलेटर है। ठीक है, और जो आपको मैंने अभी पढ़ाया MAR MDR, ये आपके आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, देखो एक्यूमुलेटर क्या करता है? जो ये आपका AC है, ये एक तो क्या स्टोर करता है? आपका ऑपरेंड। एक इसके अंदर क्या होगा? वन ऑपरेंड। ये एक ऑपरेंड को स्टोर करेगा। और क्या स्टोर करता है? जो आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट हैं, यानी कि जो बीच में कुछ रिजल्ट आ रहे होंगे इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के, इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते वक्त या एग्जीक्यूट करते वक्त, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी कौन स्टोर करता है? आपका AC स्टोर करता है। और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, देखो एक ध्यान रखो क्या क्या स्टोर करता है AC एक तो स्टोर करेगा आपका वन ऑपरेंड, एक ऑपरेंड को स्टोर करता है। और ये क्या स्टोर करेगा? इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। और फाइनल रिजल्ट को भी आपका AC ही स्टोर करता है। ये तीन चीज़ें दिमाग में बिठा लो, क्या क्या स्टोर करता है? एक तो आपका वन ऑपरेंड, यानी एक ऑपरेंड स्टोर करेगा। बीच में जो रिजल्ट आ रहे हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट, उसे भी आपका AC स्टोर करता है। और फाइनल रिजल्ट जो होता है वो भी आपका एक्यूमुलेटर ही स्टोर करता है, क्योंकि ये आगे काम में आएगा, तो इसलिए इसे ध्यान से समझ लो। ठीक है,
देखो, अगर मान के चलो आपका एसी जो है 10 है, मैंने क्या कहा, एसी के अंदर एक ऑपरेंड होगा, हम एक ऑपरेंड मान के चल रहे हैं, वो है 10 की एसी के अंदर क्या पड़ा हुआ है 10, भाई 10 ऑपरेंड ही तो है, कितनी बार बता दिया मैंने आपको। तो एसी के अंदर क्या आ गया, एक ऑपरेंड आ गया, एंड वी परफॉर्म ऐड 20। तो देखो ना, 10 क्या है ऑपरेंड 1, और ये 20 क्या है आपका ऑपरेंड नंबर 2। तो एक ऑपरेंड कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपके एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर हम इसमें ऐड करवाएंगे 20, तो एसी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो रिजल्ट आया, रिजल्ट भी किस में स्टोर हुआ, रिजल्ट भी किस में स्टोर हुआ, आपका एक्यूमुलेटर में। वही तो मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेटर आप एक तो आपका क्या स्टोर करता है, एक ऑपरेंड को स्टोर करेगा, और क्या स्टोर करता है, जो रिजल्ट्स आते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट हो या फाइनल रिजल्ट हो, वो भी कौन स्टोर करता है, आपका एक्यूमुलेटर स्टोर करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिख लेना एन ऑपरेंड, एन ऑपरेंड का मतलब है एक ऑपरेंड को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, जो टॉप एलिमेंट होगा आपके स्टैक का, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई स्टैक है, ये हो गया 10, स्टैक 20, 30। ठीक है, स्टैक के टॉप पे क्या है आपका, टॉप एलिमेंट क्या है 30। 30 किसी ना किसी एड्रेस पे तो होगा, इसका कुछ ना कुछ पता तो होगा, एड्रेस तो होगा। हम इसका एड्रेस मान के चल रहे हैं कि 800 है, इसका एड्रेस है 800। ठीक है, तो जो ये 800 एड्रेस है, इसे कौन स्टोर करके चलता है, आपका स्टैक पॉइंटर स्टोर करता है। वही तो लिखा हुआ है कि स्टैक पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। जैसे टॉप एलिमेंट क्या है 30, इस 30 का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, जो कि हम मान के चल रहे हैं 800। तो 800 कौन स्टोर करता है, आपका एसपी यानी स्टैक पॉइंटर स्टोर करता है। ऐसी एड्रेस एग्जांपल ले रखा है मैंने, इफ़ द टॉप ऑफ द स्टैक इज एट एड्रेस 800। अगर आपका जो टॉप ऑफ द स्टैक है वो किस पे है, 800 पे, मतलब ये एलिमेंट जैसे 30 इसका एड्रेस 800 है, तो एसपी किसके अंदर आ जाएगा, 800 किसके अंदर आ जाएगा, एसपी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, व्हेन एन एलिमेंट इज पुश्ड और पॉप द एसपी चेंजेस अकॉर्डिंगली। इसका मतलब क्या है, सपोज करके चलो इस स्टैक के अंदर आपने कोई एलिमेंट जो है पुश कर दिया, पुश मतलब मैंने बता रखा है, पुश का मतलब है ऐड कर दिया। मान लो 20 था, ये 30 था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो आपने एक एलिमेंट ऐड करा दिया जो कि है 40 की, मैं 40 ऐड करवा रहा हूँ, तो टॉप कहाँ आ जाएगा भाई, अब 40 पे आ जाएगा। तो एसपी भी तो चेंज होगा, एसपी के अंदर अब किसका एड्रेस आएगा, इस 40 का। ये 40 किस पते पे है, मान लो इसका एड्रेस हम मान के चल रहे हैं 1000 है, तो इसका एड्रेस किस में स्टोर हो जाएगा, एसपी के अंदर। तो एसपी चेंज हो गया नहीं हो गया, वो इस लाइन में लिखा हुआ है, एसपी जो है उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। अब मान लो आप स्टैक में से कुछ रिमूव कर रहे हो, तो 10, 20, मान लो आपने 30 को रिमूव कर दिया, तो स्टैक में दो ही एलिमेंट बचे 10 और 20। अब टॉप कहाँ जाएगा आपका 20 पे, तो अब एसपी फिर से चेंज हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है इस लाइन में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज़ फ्लैग और स्टेटस रजिस्टर। फ्लैग और स्टेटस रजिस्टर क्या होता है, स्टेटस वो वाला व्हाट्सअप वाला स्टेटस नहीं है। द फ्लैग रजिस्टर स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन। यानी कि भाई देखो, कुछ ना, अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही। अब आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उसका रिजल्ट तो आएगा। मान लो दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो उनका रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा। मान लो 10 + 20 कर रहे हो तो इसका रिजल्ट 30 आएगा। वैसे ही अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसका रिजल्ट आएगा। तो उस रिजल्ट को कौन स्टोर करवाता है, आपका फ्लैग या फिर स्टेटस रजिस्टर स्टोर करवाता है। अब देखो कॉमन फ्लैग्स कौन कौन से हैं, जैसे जीरो, कैरी, साइन, ओवरफ्लो। साइन का हम यूज़ करते हैं अगर मान लो उस रिज़ल्ट का, रिज़ल्ट नहीं, अगर उस ऑपरेशन का रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाता है, ऑपरेशन का रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, आपके साइन। देखिए कॉमन फ्लैग्स कौन कौन से हैं, जैसे कि जीरो है, कैरी, साइन और ओवरफ्लो, ये कॉमन फ्लैग्स हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इफ़ एन ऑपरेशन प्रोड्यूसेस 5 - 5 = 0। आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो, ऑपरेशन हम लेके चल रहे हैं कि 5 - 5, अब इस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या है, 0। तो जो आपका स्टेटस रजिस्टर है या फिर फ्लैग रजिस्टर है वो किस पे सेट हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा आपके 0 पे। तो इसे हम कहते हैं फ्लैग या फिर स्टेटस रजिस्टर। ये स्टोर करता है रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन, जो भी आपके ऑपरेशन का रिजल्ट आ रहा है उसे स्टोर करता है आपका स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, मान लो आपका जो साइन फ्लैग, ये जो है साइन, इसका मतलब क्या, अगर मान लो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, वो
नेगेटिव आ गया इसका रिजल्ट, ये भी कौन स्टोर करवाएगा, आपका फ्लैग या फिर स्टेटस रजिस्टर स्टोर करवाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज़ हमारा इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है? इंडेक्स रजिस्टर इज़ यूज टू हेल्प कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड स्पेशली इन इंडेक्स एड्रेसिंग। देखो हम जब मोड्स ऑफ एड्रेसिंग पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सोल्व करेंगे। सिंपल सा अभी ये समझो कि जो इंडेक्स रजिस्टर है इसका यूज़ किया जाता है इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मान के चलो आपका बेस एड्रेस अगर 1000 है, इंडेक्स वैल्यू अगर 20 है, तो इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है इंडेक्स रजिस्टर का। मुझे पता है ये समझ में नहीं आया होगा अभी, इसे समझने की इतनी कोशिश भी मत करो, जब हम मोड्स पढ़ लेंगे और न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सिंपल से याद रखो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड को कैलकुलेट करने के लिए हम इंडेक्स रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इफेक्टिव एड्रेस अगर एग्जांपल में देखें तो ये इफेक्टिव एड्रेस 1020 यानी कि 1020 जो इफेक्टिव एड्रेस है इसको कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज़ किया गया, इंडेक्स रजिस्टर। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर्स के बीच में डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। देखो रजिस्टर ट्रांसफ़र देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रजिस्टर ट्रांसफ़र। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन रजिस्टर्स, यानी रजिस्टर्स के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। रजिस्टर ट्रांसफ़र इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द बाइनरी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे रजिस्टर है, हम कह रहे थे कि रजिस्टर 1 के अंदर 10 स्टोर है, पर रजिस्टर 1 के अंदर 10 डायरेक्टली स्टोर नहीं होता, ये 10 जो है अपनी बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा। बाइनरी फॉर्म आपको पता होगा 1010, तो ये क्या होती है आपकी बाइनरी फॉर्म। तो रजिस्टर के अंदर जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रांसफरिंग द बाइनरी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, यानी कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में बाइनरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, रजिस्टर ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इन अ रजिस्टर ट्रांसफ़र द रजिस्टर दैट प्रोवाइड्स द डेटा इज़ कॉल्ड सोर्स रजिस्टर। मान लो आप कह रहे हो कि मैं R1 से डेटा ट्रांसफ़र करूँगा R2 में, मैं डेटा ट्रांसफ़र करूँगा R1 से, यानी R1 से डेटा जाएगा R2 में, तो ये R1 हो जाएगा आपका सोर्स रजिस्टर, ये R1 हो जाएगा सोर्स रजिस्टर। और जिसमें डेटा जा रहा है, जिसमें डेटा जा रहा है वो होता है आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर। डेस्टिनेशन रजिस्टर मतलब समझो ना, डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ पे आपका डेटा पहुँच रहा है वो हो जाएगा आपका R2, यानी कि डेस्टिनेशन रजिस्टर। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो ये लिखा हुआ है वैसे मैंने यहाँ पे, दैट प्रोवाइड्स द डेटा इज कॉल्ड द सोर्स रजिस्टर, यानी जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है उसे कहते हैं सोर्स रजिस्टर, और जो रजिस्टर डेटा को रिसीव करता है उसे कहते हैं डेस्टिनेशन रजिस्टर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, सपोज रजिस्टर R1 कंटेंस, मान के चलते हैं रजिस्टर R1 के अंदर ये बाइनरी इन्फॉर्मेशन है, और जो आपका R2 है उसके अंदर बाइनरी इन्फॉर्मेशन है ये। तो हम बाइनरी इन्फॉर्मेशन को या कह सकते हो डेटा को R1 से ट्रांसफ़र करवा रहे हैं आपके R2 रजिस्टर में। इफ़ वी वॉन्ट टू ट्रांसफ़र द कंटेंट्स ऑफ R1 टू R2, हम कह रहे हैं R1 से हम R2 में भेजना चाह रहे हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन RTL रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। भाई जैसे कि हम सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, किसी कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई स्पेनिश बोलता है, तो वैसी RTL क्या है, रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। ये अलग टॉपिक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। देखो इसे ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है, ये हमने लिखा R2, ये एरो है बीच में R1, इसका मतलब है कि R1 से डेटा R2 के बीच में जा रहा है, सॉरी R2 के बीच में नहीं, देखो R2 ये हो गया आपका R1, इसका मतलब है कि जो आपका डेटा है वो R1 से R2 के पास जा रहा है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं RTL। ये किस में लिखा हुआ है, रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज, इसे कहते हैं RTL रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि R1 से डेटा आपका R2 में जा रहा है। R1 आपका सोर्स रजिस्टर है और R2 आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर है। हेयर R1 इज़ द सोर्स रजिस्टर, R1 सोर्स रजिस्टर है क्योंकि इससे डेटा जा रहा है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द डेटा, वाइल R2 इज़ द डेस्टिनेशन रजिस्टर, R2 आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर है क्योंकि ये डेटा को रिसीव कर रहा है। ठीक है, द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे R1
R1 से किस डायरेक्शन में हो रहा है, R2 के पास जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर R1 मीन्स दैट द कंटेंट्स ऑफ R1 R2 आर ट्रांसफर टू R2। सिंपल सा मतलब R1 से डेटा R2 तक जा रहा है, समझ में आ गया होगा आपको। आफ्टर द ट्रांसफ़र R1 के अंदर क्या जाएगा, देखो अब R1 ने डेटा ट्रांसफ़र कर दिया R2 में। R1 के अंदर क्या था, 1 0 1 0 था नहीं था, और R2 के अंदर क्या था, 0 0 0 0 था, ठीक है। अब ट्रांसफ़र के बाद क्या होगा, R1 के अंदर तो कोई चेंज आएगा नहीं, R1 के अंदर तो पहले भी यही था और अब भी यही होगा, लेकिन R2 ने डेटा रिसीव करा है तो R2 के अंदर पहले 0 0 0 था, अब वो चेंज होके क्या हो जाएगा 1 0 1 0, अपडेट हो गया ना, ठीक है, क्योंकि R2 ने क्या करा, डेटा रिसीव करा है, ठीक है। एक मिनट, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि पहले R2 में 0 0 0 था, अब वो अपडेट होके क्या हो चुका है, ये हो चुका है। देखो द कंटेंट्स ऑफ द सोर्स रजिस्टर R1 रिमेन अनचेंज। भाई देखो R1 में तो पहले भी यही था और अब भी यही है, इस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ओनली अ कॉपी ऑफ इट्स कंटेंट इज़ ट्रांसफ़र टू द R2। इसकी कॉपी जो है किस में ट्रांसफ़र हो गई, आपकी R2 में। R2 पहले ये था, अब चेंज होके क्या हो जाएगा 1 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है। R1 क्या है, पहले भी यही था और अब भी यही है, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। R2 चेंज होगा, R2 पहले 0 0 0 था, अब ये भी 1 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो RTL क्या है, RTL अभी बताया था, रजिस्टर्ड ट्रांसफ़र लैंग्वेज, इसकी शॉर्ट फॉर्म है RTL। रजिस्टर्ड ट्रांसफ़र लैंग्वेज इज़ अ सिम्बॉलिक नोटेशन यूज टू डिस्क्राइब द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा बिटवीन रजिस्टर्स एंड द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन दैट डेटा। देखो सिंपल सा मतलब जैसे हमने भी लिखा था R2 R1, ये क्या है, आपकी RTL है, इसे हम एक RTL का एग्जांपल कह रहे हैं, ये RTL है। इसको अगर समझें तो हम क्या करेंगे, इसे अगर डिकोड किया जाएगा तो इसका मतलब है कि डेटा R1 से R2 के पास जा रहा है, तो ये आपकी क्या है, RTL है। RTL इज़ अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग व्हाट हैपन्स टू डेटा इनसाइड द CPU यूजिंग सिंबल। हम यहाँ पे सिंबल का यूज़ करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि CPU के अंदर डेटा के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल यही, सिंपल ट्रांसफ़र, कंसिडर R2 R1। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी RTL ही है। RTL इसका मतलब है कि R1 से डेटा R2 के पास जा रहा है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल अभी समझा ही दिया था। द स्टेटमेंट 2 R1 से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है R2 में, मीन्स द कंटेंट्स ऑफ द R1 आर ट्रांसफ़र टू R2। यानी कि जो R1 का कंटेंट है, R1 का डेटा है, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, आपके R2 में ट्रांसफ़र हो रहा है, और ट्रांसफ़र के बाद ये अपडेट हो जाएगा। पहले R1 में तो यही था 1 0 1 0, और R2 में पहले क्या था 0 0 0, जो कि अपडेट होके क्या हो जाएगा 1 0 1। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, ऑपरेशन प्लस ट्रांसफ़र, कंसिडर R3। ये आपकी दूसरी RTL का एग्जाम्पल है, ये भी क्या है, एक RTL है। देखो ये आपकी क्या होगी, एक RTL है। अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि R1 और R2 के अंदर जो भी वैल्यू हैं उन्हें ऐड करो और कहाँ पे डाल दो, R3 के अंदर डाल दो। मान लो R1 के अंदर 10 है और R2 के अंदर 20 है, इन दोनों का एडिशन आया 30, तो इस 30 को कहाँ डाल दो, R3 के अंदर डाल दो, ठीक है। देखो सपोज R1 इज़ 10, R1 हमारा 10 है, R2 हमारा 20 है। द प्रोसेसर फर्स्ट एड्स द कंटेंट ऑफ R1 एंड R2। प्रोसेसर पहले क्या करेगा, ऐड करेगा R1 एंड R2 के कंटेंट को, जो कि है 10 + 20 हमारा 30 हो गया। देन द रिजल्ट इज ट्रांसफ़र टू R3। अब हमारा जो रिजल्ट है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, R3 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। R3 आ जाएगा आपका 30। सिंपल सा यही तो मतलब था इसका, इसका यही तो मतलब था कि आपने R1 और R2 के कंटेंट को ऐड करा और कहाँ डाल दिया, R3 में डाल दिया, ठीक है। तो R3 आपको हो जाएगा 30। देखो R1 एंड R2 क्या हैं, सोर्स रजिस्टर्स हैं, क्योंकि R3 और क्या था R1 प्लस R2, क्योंकि डेटा जो है कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, इन दोनों से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये आपके हो जाएंगे सोर्स रजिस्टर। और R3 क्या हो जाएगा आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर, R3 क्या हो जाएगा डेस्टिनेशन रजिस्टर, क्योंकि ये डेटा को रिसीव कर रहा है। और ये प्लस क्या है, आपका एडिशन ऑपरेशन है, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, R1 प्लस R2 से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है R3, ठीक है। अब डेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा ट्रांसफ़र यूजिंग बस। हम डेटा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, बस का यूज़ करके। देखिए
बस ट्रांसफ़र इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर थ्रू अ कॉमन बस। मान लो दो रजिस्टर हैं R1 और R2, आपको इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करवाना है, पर हम इनके बीच में एक क्या ले आएंगे, एक बस को ले आएंगे। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, इनके बीच में आ जाएगी बस। ये बस क्या करेगी, इन दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करवाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम बस का यूज़ नहीं करते, तो आपको इन R1 और R2 को डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ता, ठीक है। इसलिए हम यूज़ करते हैं बस का, ठीक है। बस ट्रांसफ़र इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर थ्रू अ कॉमन बस। हम किसका यूज़ करते हैं, कॉमन बस का। A bus act as a common path through which data travels between register। बस क्या एक्ट करेगी, कॉमन पाथ की तरह एक्ट करेगी, जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रैवल करता है रजिस्टर्स के बीच में। सपोज R1 है आपका ये, R2 है आपका ये, यही वाला एग्जांपल पहले भी लिया था। वी वांट टू ट्रांसफ़र द कंटेंट्स ऑफ R1 टू R2। हम चाह रहे हैं कि R1 से डेटा कहाँ जाए, R2 के पास जाए। द डेटा मूव्स एज। अब डेटा हम यहाँ पे किसका यूज़ कर रहे हैं भाई, बस का यूज़ कर रहे हैं। तो पहले R1 से डेटा कहाँ जाएगा, बस के पास जाएगा, ये कॉमन बस है। और फिर ये बस क्या करेगी, ये डेटा को लेगी और किसके पास ले जाएगी, आपके R2 के पास ले जाएगी। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कॉमन पाथवे, यानी कि एक कॉमन बस का। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग RTL। अगर आप RTL के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के थ्रू, तो वो ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। पर यहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, एक बस का यूज़ हो रहा है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, R1 इज़ द सोर्स रजिस्टर। सोर्स रजिस्टर क्यों है, क्योंकि ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है। बस क्या है, पाथ है थ्रू विच डेटा ट्रैवल, जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल कर रहा है। और R2 क्या है, आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर है, बिकॉज इट रिसीव द डेटा, क्योंकि R2 डेटा को रिसीव कर रहा है, इसलिए डेस्टिनेशन रजिस्टर है। ट्रांसफ़र के बाद आपको पता ही है कि R1 की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, और R1 में तो पहले ही यही था, R1 में तो पहले से ही 101 था, R2 में पहले क्या था, 000 था। अब अपडेट होके ये क्या हो जाएगा, 1010 हो जाएगा, ठीक है। द कंटेंट्स ऑफ R1 रिमेन अनचेंज। जो कंटेंट है ना R1 का, वो रिमेन रहेगा अनचेंज, मतलब वो चेंज नहीं होगा। वाई इज़ बस यूज़, हम यहाँ पे बस का यूज़ क्यों कर रहे हैं। बस प्रोवाइड्स अ कॉमन पाथ फॉर डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट रजिस्टर। एक कॉमन पाथ वे, आप डिफरेंट रजिस्टर्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करा सकते हो। इट अवॉइड्स द नीड फॉर सेपरेट डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन एवरी पेयर ऑफ रजिस्टर। मान लो R1 है, R2 है, इन्हें आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आप बस को यूज़ नहीं कर रहे। मान लो फिर R3 है, R4 है, इन्हें भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मान लो आपको R1 और R3 के बीच में डेटा कनेक्ट शेयर करना है, तो इन्हें भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं आपकी बस का, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। अभी हमारा एक चीज़ बच रही है, वो है मेमोरी ट्रांसफ़र, यानी कि मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशन। उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। थैंक यू।